प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इक्कीसवीं शताब्दी के इस शुभारंभ में अगर हम पिछले 100 साल यानी 20वीं शताब्दी के नाटकों का आकलन करें तो जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी द्वारा एक नए नाटक की शुरुआत कर दी थी। इसे विस्तार देने में जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क, धर्मवीर भारती के अंधायुग, मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, भीष्म सानी के हानुष और जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास की गतिशीलता के भीतर से जिन नाटकों को चुना, जिन कथ्यों को तलाश किया, उनके भीतर से उन्होंने औपनिवेशिक तंत्र के खिलाफ एक प्रतिरोधी चेतना जागृत की। इसी के भीतर से उन्होंने व्यवस्था और व्यक्ति के संबंधों को लेकर कई तरह से सवाल उठाए हैं। ध्रुव स्वामिनी इसी तलाश का एक महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु है। ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद ने नारी को केंद्र में रखकर एक निर्जीव व्यवस्था से मुक्ति का सवाल उठाया। ये मात्र नारी मुक्ति का सवाल नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से मुक्ति का सवाल है जो एक नारी की यानी इसी बहाने देश की अस्मिता को सुरक्षित नहीं रख सकी। आज हम जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी की चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं प्रसिद्ध नाट्यालोचक जयदेव तनेजा और रंगकर्मी निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर। मैं जयदेव जी से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ध्रुव स्वामिनी ने उन्होंने जिस कथ्य को चुना है, क्या वह आज भी प्रासंगिक लगता है? वह दरअसल एक निर्जीव व्यवस्था और एक कुटिल प्रशासन और एक लगभग अप्रासंगिक हो चुके धर्म पर फिर से विचार करने और उसमें परिवर्तन करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की तरह हमें ध्रुव स्वामिनी दिखाई देती है। और अगर इस लिहाज से हम उसे देखें तो मुझे नहीं लगता कि ध्रुव स्वामिनी का कथ्य आज ही नहीं, आने वाले समय में भी कभी पुराना पड़ सकता है या अप्रासंगिक हो सकता है। ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद ने व्यवस्था और धर्म से जो सीधे सवाल किए और जिन अंकों में उन्होंने इस सवाल को विस्फोटक स्थिति तक पहुंचाया, उसमें उन्होंने यथार्थवादी बाना पहनाने की कोशिश की। लेकिन मैं अंकुर जी से ये सवाल पूछूंगा कि क्या सचमुच ये यथार्थवाद इब्सन वाला यथार्थवाद है या जयशंकर प्रसाद ने जानबूझकर उस यथार्थ को भारतीय परिवेश में समझने और समझाने की कोशिश की? देखिए, जैसा कि आपने स्वयं ध्रुव स्वामिनी को कालजयी नाटकों की श्रेणी में रखा है और जयदेव जी ने ठीक ही उस तरफ इशारा किया कि कथ्य के स्तर पर और इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उस शिल्प के स्तर पर या उस भारतीय रंगमंच की खोज के स्तर पर
कि नाटक के कथ्यों की हमारे यहाँ कमी नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि हमारे पास उन कथ्यों को किस ताने बाने में बुना जाए, उस फॉर्म का एक हमेशा से संघर्ष रहा है। तो जयशंकर प्रसाद अपने इस नाटक में जिस यथार्थवाद की आप बात कर रहे हैं, हम उस यथार्थवाद को इतना पश्चिमी ना माने, हम कहें कि उन्होंने एक लोक धर्मी मुहावरे के भीतर से, क्योंकि यथार्थवाद भी है, उसमें गीत भी हैं, उसमें रंगे हुए पर्दे भी हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ मंच उपकरण ऐसे हैं जो सजीव भी हैं। तो ये पश्चिमी भारतीय लोक रंगमंच, पारसी रंगमंच, कहने का अर्थ ये कि तब तक जितनी तरह की मंच की धाराएं हमारे यहाँ विकसित हो चुकी थी, उन सब के भीतर से जयशंकर प्रसाद ने उसके ताने बाने के लिए एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जो आज भी उतनी ही सामयिक जान पड़ती है। एक सवाल यहीं से एक और शुरू होता है। आपने जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी ही खेला। हाँ। और उनकी आकाशदीप कहानी भी खेली। ज़रूर। लेकिन ध्रुव स्वामिनी के संदर्भ में ये बताइए कि प्रदर्शन शैली की तलाश में आपने किन उलझनों का सामना किया? क्या सचमुच इसकी शैली बहुत सीधी सपाट है कि जिसे हम नाट्य धर्मी शैली कह दें या यथार्थवादी कह दें, या प्रसाद का ये नाटक असफल भी क्यों होता रहा बार बार? क्या शैली इसका एक कारण थी या कोई अन्य कारण थे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जयशंकर प्रसाद का चाहे ध्रुव स्वामिनी हो या दूसरे नाटक हो, वो तभी असफल हुए हैं जब हमने उनको निहायत ही यथार्थवादी ढांचे के भीतर से मंच पर लाने की कोशिश की। जैसा मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी संकेत दिया था, हम उसको एकांगी यथार्थवादी चौखटे में बिल्कुल फिट नहीं कर सकते। कोशिश ये होनी चाहिए कि नाटक के भीतर से, उसके आलेख के भीतर से कौन सी मंचीय प्रस्तुति शैली उभर कर आने का संकेत मिल रहा है, और मैंने भी अपनी प्रस्तुति में उसी पर जोर देने की कोशिश की। इसलिए जहाँ यथार्थवाद की ज़रूरत पड़ी वहाँ यथार्थवाद है, जहाँ पारसी रंगमंच से प्रेरणा लेने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पारसी रंगमंच से भी प्रेरणा ली, और जहाँ लोक रंगमंच से प्रेरणा लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी उसमें आया। हम उसको किसी एक प्रतिबद्ध, मतलब पहले से निश्चित करके शैली में कभी खेल ही नहीं सकते, चाहे वो ध्रुव स्वामिनी हो और चाहे जयशंकर प्रसाद के और दूसरे नाटक भी हों। और इसीलिए शायद वो कालजयी भी हैं कि वो हर काल में अपने लिए एक नई शैली तलाश करने की भी मांग करते हैं। जयदेव जी, आपने अंकुर जी की प्रस्तुति के अलावा अन्य प्रस्तुतियां भी देखी होंगी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी समझ में इन सब निर्देशकों ने कहाँ ऐसी चूक की कि ध्रुव स्वामिनी का कथ्य चुभा नहीं, दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाया, या सचमुच कुछ ऐसी प्रस्तुति आपको नजर आई कि जो बहुत ही सजग एक दर्शक को रिझने वाली रही हो? महेश जी, सवाल प्रसाद के नाटकों के मंचन के संदर्भ में उसके प्रभाव का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे ऐसे नहीं लगता कि जैसा कि आपने शुरू में कहा कि उसकी ज़्यादातर प्रस्तुतियां असफल हुई हैं। प्रसाद के नाटकों को सफल करने के लिए सबसे ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है एक सशक्त और प्राणवान अभिनेता। जब तक हमारे पास उस भाषा को बोलने और उस संवेदन को अनुभव करने वाला कलाकार नहीं होगा, तब तक उसका प्रभाव दर्शक तक संप्रेषित होगा ही कैसे। इसलिए जिन प्रस्तुतियों का भी जिक्र कर रहे हैं हम, या हमने देखा है, मुझे उसमें प्रसाद की सीमाएं उतनी नज़र नहीं आती। जहाँ जहाँ भी असफल हुए हैं हम, मुझे लगता है कि वो कहीं हमारी सीमा भी है। जहाँ तक ध्रुव स्वामिनी का सवाल है, उनके बाकी नाटकों के बारे में कुछ और बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा, मुझे ये लगता है कि रंगशिल्प की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है हमारे भारतीय और हिंदी नाटक में खास तौर से।
और वो मोड़ एक शब्द में बताया जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रयोगधर्मिता। उसके बाद और आज तक जितने भी महत्वपूर्ण या कालजयी जिन्हें हम कह रहे हैं नाटक हुए, रंगशिल्प की दृष्टि से उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयोग किए हैं। उसका उदाहरण देवेंद्र जी ने काफी विस्तार से बताया। इस प्रयोग की पहली शुरुआत हमें ध्रुव स्वामिनी से दिखाई देती है, जहां प्रसाद किसी बने हुए पैटर्न को, किसी बने हुए ढांचे को अपने सामने नहीं रखते और अपने कथ्य के अनुसार जैसा जैसा घटनाक्रम उनके सामने आता है उसी के अनुसार वह शिल्प और भाषा के प्रयोग करते चलते हैं। मुझे लगता है कि उस जमाने में जो पारसी थिएटर के जो बाजारू नाटक थे और उसके अभ्यस्त जितनी रंगमंडलियां और अभिनेता थे, वो इनकी भाषा को, इनकी संवेदना को, इनके कथ्य को समझ नहीं पाए और ना ही वो इसके अभ्यस्त थे। नतीजन यही हुआ कि प्रसाद के नाटक उस युग में उपेक्षित रहे और जब आज शांता गांधी, बेबी कारंत, देवेंद्रराज अंकुर, रॉबिन दास, कई और नाटककारों ने, निर्देशकों ने इनके नाटकों को एक नई शैली में खेला, जो कि गैर यथार्थवादी शैली है, और उसके एक नए रूपों की तलाश की, उनको विस्तार दिया और प्रसाद का एक नाटकों का एक नया अर्थ हमारे सामने आया। यही ध्रुव स्वामिनी की सार्थकता है। मैं आज इस ध्रुव स्वामिनी पर बातचीत करने के लिए आलोचक जयदेव तनेजा जी का और रंगकर्मी देवेंद्र जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस बातचीत को रोचक बनाया और सार्थक बनाया। धन्यवाद।